क्वेश्चन नंबर 11 को हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो गिवन डेटा है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इन्होंने बोला है कि R की वैल्यू मेरे पास 100 ओम है और इन्होंने बोला है कि जो सोर्स है वो E बराबर मेरे पास 12 वोल्ट इंटू साइन 250 पाई इंटू टी है। और ये इन्होंने इसमें यूनिट भी लिख दी है कि इसका यूनिट सेकेंड यूनिवर्स है। और हमसे एनर्जी पूछा है यानी डेल्टा एच हीट पूछा है T बराबर 0 टू T इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। अब देखिए 1 मिली सेकेंड एक टाइम पीरियड है, आधा है या आधा भी नहीं है। इसको एक सिंपल सा हम देख लेते हैं। फाइंड आउट करना है हमको हीट। हमारी अप्रोच क्या रहेगी, खुद सोच के देखिए इसका टाइम पीरियड कितना आएगा। क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास ओमेगा है तो सबसे पहले ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, तो इससे 250 इंटू पाई हो गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि टी बराबर 125 हो गया। देखो काटेंगे तो 125 हो गया और क्योंकि हजार करेंगे तो मेरे पास 8 मिली सेकेंड ये टाइम पीरियड हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं फास्ट कर लेता हूँ। ये 1000 है और ये मेरे पास 1000 है, तो यहाँ से ये 8 बार भाग चला गया। मुझे लगभग 100 तक तो फाड़े एग्जैक्ट आते हैं डायरेक्ट फेस टू फेस, तो मुझे थोड़ी कैलकुलेशन में हेल्प मिल जाती है। उसकी वजह से 8 मिली सेकेंड ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाता है, जिसको हम ये लिख सकते हैं प्रीफिक्स के रूप में। तो मेरे पास यहाँ पे 8 मिली सेकेंड है, जबकि मेरे पास जो वोल्टेज का सोर्स है वो मेरे पास एक अल्टरनेटिंग है। अगर मैं इसे सर्किट में बनाना चाहूँ और मैं ये कहूँ कि ये तो मेरे पास रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मेरे पास एक AC सोर्स है जो कनेक्टेड है, और मैं इसको एक पूंजी के थ्रू यानी कि मैं की के थ्रू स्विच के थ्रू मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पूछ क्या रहा है और हमारा ड्रामा चल क्या रहा है। देखिए ध्यान से, मेरे पास जो वोल्टेज का फंक्शन है V ऑफ टी वो एक साइन फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब अगर ये टोटल 8 मिली सेकेंड है तो यहाँ तक का टाइम 4 मिली सेकेंड होना चाहिए। अगर ये 8 मिली सेकेंड है तो ये 4 मिली सेकेंड होना चाहिए, तो यहाँ तक का जो टाइम है वो 2 मिली सेकेंड होना चाहिए। बट हमारे पास तो 0 तो ये दे ही रखा है, तो 0 से 2 भी नहीं पूछा है, 0 से 1 पूछा है। यानी हमें जब यहाँ पे ये वोल्टेज अप्लाई किया गया शुरू में 0 और 1 मिली सेकेंड के दौरान जो मेरे पास वोल्टेज आएगा यहाँ से यहाँ तक का ये वोल्टेज इन्होंने दिया है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो आपकी अप्रोच रहेगी, हीट चाहिए तो पावर चाहिए। पावर एवरेज पावर इस इंटरवल की, उससे पहले आपको इंस्टेंटेनियस पावर लिखना आना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी इंटू कोस ऑफ फाई। बट हियर फाई इज इक्वल टू 0। क्यों है भाई 0 फाई की वैल्यू? क्योंकि केवल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे किसी प्रकार का इंडक्टेंस और मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं है। ये सुनो, तो देखिए ध्यान से, V ऑफ टी तो मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है 12 इंटू साइन 250 इंटू पाई इंटू टी। अब ये वाली टर्म तो मेरे पास आ गई। I ऑफ टी क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम पढ़ते आ रहे हैं। I इक्वल टू V ऑफ टी इंटू में यहाँ पे Z हो जाएगा। तो Z मेरे पास यहाँ पर किसके इक्वल है? R के। तो सिंपल सी बात है, इसमें मैं R का भाग कर दूंगा तो ये 12, R कितना है मेरे पास 100, तो मेरे पास हो जाएगा साइन। इसी टर्म्स को मैं जगह की कमाबेसी देखते हुए मैं सीधा लिख सकता हूँ, ये टर्म आएगी तो मैं इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर सकता हूँ, यस। इंटू कोस 0 हो चुका है तो वो तो 1 हो गया। अब 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज 144 और डिवाइडेड बाय 100 दैट मींस 1.44 स्क्वायर टर्म है। और क्योंकि मुझे अभी तक ये जो क्वांटिटी है वो मेरे पास इंस्टेंटेनियस है, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो ये पावर एवरेज हो गई। तो पावर एवरेज होती, जब भी कोई फंक्शन एवरेज होता है तो इस फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन स्क्वायर 250 पाई इंटू टी डॉट डी टी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिमिट कहां से कहां तक बोला? 0 टू 1 मिली सेकेंड, तो 0 टू 1 मिली सेकेंड, 0 टू 1 मिली सेकेंड। अब सवाल एक क्वेश्चन आ गया कि सर ये यहाँ पे कौन सी स्टेप ले ली, ये हमारे थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप 1D 2D से पढ़ते आ रहे हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी भी चाहिए, यहाँ मैं वेलोसिटी टर्म काम में ले रहा हूँ 1D के अंदर, तो हम इसको ऐसे लिखते थे V डॉट डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट अगर आपने 0 से 5 था तो यहाँ सब जगह 0 से 5 हो गया था।
अगर आपको वर्क एवरेज चाहिए था, सॉरी एवरेज पावर चाहिए था, तो आपने पावर को उस केस में भी ऐसे लिखा था वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में, P डॉट डी टी इंटीग्रेशन डॉट डी टी, कहां से कहां तक चाहिए था, 0 से 4 चाहिए था, तो 0 से 4, 0 से 4। अब यहां पर भी मेरे पास इंस्टेंटेनियस है, एवरेज निकालूंगा तो जो निकाला उसी फंक्शन को यहाँ रखना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस कौन सा है, ये फंक्शन, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एवरेज क्या लिमिट उतनी ही लगाई जितनी की रिक्वायरमेंट मेरे पास क्वेश्चन में कर रखी है। अब देखिए 1.44 तो बाहर आ जाएगा नो डाउट, क्योंकि ये तो मेरे पास कैसी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब साइन स्क्वायर का ये वाला जो वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन में अलग से करके बता देता हूँ। इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस का cos ऑफ 2 इंटू 250 पाई इंटू टी डॉट डी टी। इसका इंटीग्रेशन सेपरेट मैंने कर लिया इधर। ये वाला सारा काम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है। तो देखिए मैं नीचे वाला पार्ट तो सिंपल सा है कि 1 मिली सेकेंड है, और इसको मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए ध्यान से, अपॉन में मेरे पास आएगा 2, तो देखिए ध्यान से 1/2 तो मैं यहाँ पे कॉमन आ गया, ये 1 है, ये dt तो t आ गया, और लिमिट लगा दी मैंने। फिर मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, cos 500 पाई टी हो गया, तो cos का तो जाएगा sin 500 पाई टी, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 500 पाई, और जो मेरे पास लिमिट होगी वो लिमिट होगी 0 to 10⁻³ सेकेंड। अब देखिए 1/2 हो गया, अब ये वाली वैल्यू तो कितनी होगी, 0 to 10⁻³, तो 10⁻³ तो मेरे पास यहाँ पे हो गया, माइनस का 0 रखो चाहे मत रखो, ये 0। फिर इसमें ये अपर लिमिट रखूंगा, तो 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1/1000। तो यहाँ 1/1000 लिखूंगा तो 500 कट जाएगा, तो π/2 बचेगा, तो sin π/2 मतलब sin 90 मतलब 1, यानी ये मेरे पास 1/500 पाई हो गया। फिर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो एक टर्म 0 हो गई, तो साइन 0 हो गया, तो फिर कुछ उसका सेंस ही नहीं बनेगा। तो ये मेरे पास क्वांटिटी हो गई। अगर खुद सोच के देखिए ये 500 है, अगर मैं इसे ऊपर नीचे गुणा कर दूं 2 से, तो ये क्वांटिटी मेरे पास 10⁻³ हो जाएगी, ये क्वांटिटी ऊपर आके। तो मैं यहाँ से कॉमन ले लिया 1/2 इंटू 10⁻³, ये 1 माइनस का 1 अपॉन, देखिए 2 अपॉन पाई हो गया 3.14। तो मेरे पास अगर आप यहां से इस क्वांटिटी को डायरेक्ट पुट कर देते हैं 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू में मेरे पास है 1 माइनस का 2 अपॉन, ये 2 है मेरे पास, क्योंकि देखो ये वाला हमने ले लिया तो 2 बचेगा, 2 अपॉन 3.14 ये मेरे पास आ गया। इसको मैं इधर देखो ध्यान से देखिए, मैं एवरेज 0 to 1 मिली सेकेंड इंटू में ये वाला dt होगा, सोल्व करेंगे तो t होगा, और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से 1 मिली सेकेंड यानी 10⁻³, तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ये एक्चुअली मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ये पूरा का पूरा ही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म आएगी, उसमें से 1 घटा देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आप इसका सॉल्यूशन आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर 2.61 इंटू 10⁻⁴ इन्होंने जूल लिख रखा है इसका आंसर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कैलकुलेट करके ही बताऊं आपको, तो कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मैं इसे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करता हूँ, तो एग्जैक्ट नहीं, लगभग आंसर आया 20 इसको कर दिया, और नीचे मैंने 31 लिख दिया। तो देखिए पहले तो डिवाइड में भाग जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगा दिया। 200 में 186 होता है, 186 होता है, तो 186 में 6 बार चला गया, बचा कितना 14 इंटू 0, तो 1 पंजे 155 होता है, तो 1 चौका 124 होता है, तो 4 हो गया, यानी 0.64 हो गया। अगर मैं थोड़ा बचता है इसको 5 ले लूँ अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा डिजिट आगे लेता हूँ, तो यहाँ 0.35 बचेगा, 0.35 बचेगा, ये 0.72 होगा। तो 0.72 इंटू में मेरे पास, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ये रफ है, इंटू में मेरे पास यहाँ 0.35 बच रहा है। यस और नो, क्योंकि मैं 1 में 0.65 1 में से घटा दिया तो 0.35 बच रहा है। तो 35 2 जा 70 एंड 35 7 जा 245। तो अगर ये मेरे पास 245 है, प्लस का ये मेरे पास 7 है, तो मैं इसको कितना लिखूंगा, 245 52 हो गया, तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो ये इतना हो गया मेरे पास अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 20 इंटू में 10⁻³ लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं
तो ये 2.6 आ रहा है, नहीं 2.5, क्योंकि देखो 3 है यहाँ पे 4 है, तो ये मेरे पास 2.52 आ रहा है। लेकिन अगर आप सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करते हैं, सारी की सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करते हैं, जैसे मैंने एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कर दिया था, एक अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पे ले लिया। देखो पहले तो बड़ी संख्या को मैंने छोटी लिया, ध्यान से समझना, बड़ी संख्या को छोटी लिया जिससे संख्या बड़ी आ रही है, फिर उस बड़ी संख्या को घटाया मैंने यहाँ पे, तो संख्या तो आ गई बड़ी और घट गया ज्यादा, ज्यादा घट गया तो रिजल्ट आया कम, तो कम से गुना होगा तो रिजल्ट थोड़ा सा कम दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू लोगे 0.4 तो ये एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी। एससी वर्मा बुक का है तो एरर का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो दैट इज द आवर फाइनल आंसर, क्योंकि अपने को ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में कभी भी इतना नहीं होगा कि मेरे पास इतना क्लोजअप ऑप्शन मिले। अगर ऐसा मिल रहा है तो फिर आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, आप एग्जैक्ट ही रख के करेंगे। लेकिन इसमें जो लोग गड़बड़ करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस में, मैं बता देता हूँ, जनरली बच्चे करते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू में पी एवरेज इंटू डेल्टा टी लिख देता हूँ, जितना समय दे रखा है पी एवरेज अलग से निकाल देता हूँ। पी एवरेज के लिए वो फॉर्मूला क्या लगा लेते हैं, पी एवरेज बराबर वो लगा लेते हैं आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कोस ऑफ फाइव। लेकिन यहाँ पर वो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे ये कंप्लीट ऐसे कोई 15-20 सर्कल नहीं पूछा उसने। सपोज करो उसने जैसे 8 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, वो 16 मिली सेकेंड पूछता, तो सो सिंपल है, आप ये आंसर निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये मेरे पास एक टाइम इंटरवल के हिसाब से एवरेज वैल्यू दे रहा है। तो आप इसका जो भी वैल्यू है 1 सेकंड का निकाला और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से नहीं 16 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। लेकिन वो एवरेज वैल्यू देता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर पार्ट है, पूरा टाइम पीरियड जितना तो इसने घूमने नहीं दिया। तो ऐसे केस में आप इस तरह से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप सीधे सीधे इस तरह से करेंगे कि जनरल इक्वेशन हमने लिख दी, मैंने आपको एवरेज किसी भी फंक्शन के एवरेज को निकालना भी सिखाया, क्योंकि हम 1D से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये जो एवरेज वैल्यू निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो ये हकीकत बात ऐसी है कि ये हर एक चैप्टर में पूछा जाता है। लगभग एवरेज किसी न किसी क्वांटिटी को घुमा फिरा के लगभग हर एक चैप्टर में क्वेश्चन अपने पास आ ही जाता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये चीज हम देख रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर मैंने सारा ड्रामा, देखो जो पार्ट मेरे को बहुत कम जरूरत थी, जिसको यहाँ मेन पार्ट में लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसको रफ वर्क में किया है। तो आप भी इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे पास 12 है। अब आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले यही 5 पॉइंट है, इनके ऊपर आपको एनालिसिस करते हुए चलना है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फिर आपको ये देखना है कि अगर गिवन डेटा फाइंड आउट करना है उसमें आप किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसमें कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो देखिए मैं आपके सामने इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, वो 300 ओम है। कितनी ओम है? 300 ओम दे रखी है। और जो सी का वैल्यू है, वो सी का वैल्यू मेरे पास 25 माइक्रोफेरेड यानी 25 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड है। और मेरे पास यहाँ पे ERMS की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने 50 वोल्ट वैल्यू दे रखी है मेरे पास। और इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 50/पाई हर्ट्ज इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब उन्होंने पूछा है कि मेरे पास करंट की पीक वैल्यू बता दो और आप एवरेज वैल्यू बता दो पावर की। एवरेज पावर की जो डिसिपेटेड हुई है इन सर्किट में वो आपको बतानी है। तो वेरी सिंपल चीज है यहाँ पे हमारे पास, हमें पहले तो सर्किट देखना है, सर्किट कैसा है। तो इन्होंने कहा कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है सर। इन्होंने कहा एक कैपेसिटर है, ठीक है सर, इन्होंने कैपेसिटर बता दिया। इन्होंने कहा एक एसी सोर्स है, ठीक है सर, एसी सोर्स है, उसकी ERMS वैल्यू इन्होंने दे रखी है। ये मेरे पास एक की है, और मेरे पास ध्यान से देखिए मेरे पास 50 वोल्ट इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है। आप दोबारा लिख भी सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। हमें आई पीक पूछा है, तो सो सिंपल सी बात है, यहां से अप्रोच में हम देखेंगे पीक वैल्यू करंट के लिए आई पीक का मतलब होता है V पीक अपॉन में Z लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड मेरे पास इसमें आ जाएगा, फंक्शन तो पूरा लिखना पड़ेगा तब आएगा। तो देखिए पीक वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास V पीक तो यहां से आ गया कि 50√2 हो जाएगा, क्योंकि RMS का √2 टाइम्स होगा, क्योंकि एक साइन फंक्शन है। क्योंकि अगर ये एक साइन फंक्शन है,
इक्वेशन मेरे पास एक साइनोसॉइडल इक्वेशन है, तो मेरे पास यहाँ पे ये √2 टाइम्स हो गया। फिर बात रही किसकी, जेड की। तो जेड क्या होता है, आप पहले इधर अलग से मैं बता देता हूँ डिटेल में। वैसे जब भी आप अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर अगर आप खुद को सोल्व करना हो, जैसे मान लो कोई बार हमारे पास पेपर वगैरह आता है या फिर हम खुद भी पेपर बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस समय क्या आप सारे फॉर्मूले लिख के फिर सॉल्यूशन करते हो? नहीं, हम उस समय हमारी अप्रोच होती है कि मिनिमम टाइम में हम लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो एक रूटीन चैप्टर हमने काफी बार पढ़ा दिया, अब वो हमारे दिमाग में फीड हो गया, आपके फीड हो गया होगा, जिन्होंने रिवाइज वगैरह कर लिया, तो उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये xc हो गया। अब r की वैल्यू मेरे पास दे रखी है पहले से ही 300 का स्क्वायर। अब xc क्या होता है, 1/ओमेगा c। अब 1/ओमेगा c क्या होता है, देखिए 1 ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f। f की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 50/पाई, ये सुन लो। और c की वैल्यू देखिए मेरे पास कितनी दे रखी है, आपको ये कवर हो गया होगा, तो मैं इसको अलग से कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अलग से इधर लिख देता हूँ मैं। 1/2 पाई इंटू 50/पाई इंटू में c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू मेरे पास 25 माइक्रोफेरेड दे रखी है। 25 माइक्रो का मतलब 10 की पावर 6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये तो है 100 इससे कैंसिल हुआ तो 10 की पावर 4। तो ये मेरे पास देखो कितना हो गया, 4 इंटू में 100, तो ये मेरे पास 400 हो गया। अगर ये मेरे पास 400 हो गया तो एक जनरल एक्सप्रेशन है कि 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर बराबर 500 का स्क्वायर होगा। तो ये मेरे पास सीधे सीधे 500 आ रहा है। तो मेरे पास देखिए ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे इन्होंने दे क्या रखा है, तो आपको ध्यान दे दीजिए, इस क्वेश्चन में ये आरएमएस वैल्यू 50 नहीं दे रखी है, इन्होंने इस वैल्यू को पीक वैल्यू दे रखा है। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगा पूरा का पूरा ही। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है, उन्होंने कहा है कि जो R की वैल्यू है वो मेरे पास 300 ओम है, और मेरे पास जो C की वैल्यू है वो 25 माइक्रोफेरेड है, और इन्होंने दे रखा है कि जो मेरे पास E पीक वैल्यू है वो मेरे पास 50 वोल्ट है, और इन्होंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 50/पाई हर्ट्ज, इन्होंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। और हमसे ये पूछा है कि इसमें करंट की पीक वैल्यू बता दीजिए, और हमें जो एवरेज पावर सर्किट में डिसिपेटेड हुई है वो आपको बता देनी है। तो सो सिंपल बात ये है कि अप्रोच वाला पार्ट सीधा ही आ गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है वो इस क्वेश्चन ने पहले ही क्लियरली लिखा है, कोई घुमाया फिराया नहीं है। आई पीक का मतलब सीधा सीधा है कि वी पीक अपॉन में जेड करते ही मेरे पास सिर्फ पीक का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए अगर आप यहां से सर्किट में देखते हैं तो मेरे पास सर्किट में एक तो रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, और ये की स्विच बना दीजिए, बस ये मेरे पास सर्किट है। लेकिन इन्होंने जेड पूछा है, तो जेड आपके फार्मूला तो आपके दिमाग में डायरेक्ट होना चाहिए कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर कितना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 300 का स्क्वायर। अब यहाँ एक्स की जगह एक्स ही है क्योंकि एल तो है ही नहीं इसमें, तो ये होता किसके इक्वल है, ये 1/ओमेगा c होता है, तो 1/2 पाई इंटू एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, और मेरे पास एफ दे रखा है वो है 50/पाई, और सी का वैल्यू देख के बताइए, सी का वैल्यू कितना है 25 माइक्रोफेरेड, तो 25 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, जिसको ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 × 50 यानी 50 हो गया, और 50 को 2 × 50 बराबर 100 हो गया, सॉरी 2 × 50 100 हो गया, 100 इससे कैंसिल हुआ तो ये 10 की पावर 4 बचा। अब 10 की पावर 4 से कटा तो 100 तो चला गया 4 बार, इंटू में बच जाएगा 100, ये मेरे पास 400 आ गया। तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर मेरे पास 500 जाएगा। तो पीक वोल्टेज मेरे पास कितना दे रखा है 50, ये मेरे पास कितना आ गया 500, तो 1/10 एम्पियर मेरे पास इसका पीक करंट आ गया। अब इन्होंने एवरेज पावर पूछा है, तो एवरेज पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है IRMS इंटू VRMS इंटू cos ऑफ फाई। अब देखो cos फाई आप सब लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास ये R है और ये वाला मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए XC है, तो रिजल्टेंट तो मेरे पास Z होगा, लेकिन ये वाला मेरे पास फाई होगा, तो इसको मैं वेक्टरली यहाँ डिस्प्लेस कर सकता हूँ, दिस इज x ऑफ c, तो cos फाई मेरे पास दिस अपॉन दिस हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास r है जो वैल्यू कितनी है 300, और z मेरे पास वैल्यू हुई 500।
अब सवाल उठता है IRMS, क्योंकि मेरे पास पीक वैल्यू दे रखी है 1/10, तो आप सब लोगों को ये चीज पहले से ही पता होनी चाहिए कि जो पीक वैल्यू है वो √2 इंटू IRMS होती है। वो उस केस में होती है जब हमारे पास जो फंक्शन होता है वो साइन या कोस फंक्शन होता है। क्योंकि ये हाउस होल्ड सप्लाई का क्वेश्चन है तो मेरे पास ये साइनोसोडल के फंक्शन के रूप में ही होगी। तो यहाँ 1/10 इंटू √2 मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। और ये VRMS है, ये 50 दे रखा है तो ये 50/√2 हो जाएगा, क्योंकि पीक वैल्यू में √2 का डिवाइड करते हैं RMS वैल्यू आ जाएगी। ये 2 शून्य से 2 शून्य इसको खा गया, इस शून्य को ये खा गया, ये जो 2 बचा है ये तो नहीं, ये 5 से 5 खा गया, ये 2 बचा है, तो मेरे पास 3/2 यानी 1.5 जूल पर सेकेंड, यानी इसको हम वोल्ट भी बोल सकते हैं, ये मेरे पास सर्किट में एवरेज वैल्यू डिसिपेटेड हुई होगी। अब इसमें सीखने वाली वैल्यू यही है कि एक तो पीक के लिए आप डायरेक्ट जैसे V अपॉन अल्टरनेटिव करंट से पहले, क्योंकि हम V अपॉन R ही करते थे, क्योंकि जब भी होता था तो रेजिस्टेंस हम यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें Z यूज करना है। साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि जो Z की वैल्यू है सिंपल ऐड नहीं होगी कि 300 का तो ये है और 400 इसका आ गया तो सीधे हम 700 कर दे यहाँ पे, ये चीज गलत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एक रिएक्टिव पार्ट है और ये एक मेरे पास रेजिस्टिव पार्ट है। तो रिएक्टिव पार्ट और रेजिस्टिव पार्ट का जब इम्पीडेंस को ऐड करेंगे, हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, नेट इम्पीडेंस इसका फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे इसे फेजर के अनुसार काम करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि इन दोनों में फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री लेग करता है कैपेसिटर वाली रिएक्टेंस, तो उस केस में मेरे पास दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है। यही मेरे पास तरीका होता है, इसको आप सीधे नहीं कर सकते। जबकि अगर हम वहां पे देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट करंट अगर ऐड होता है तो वहां पे अगर वहां रजिस्टर ही होता है, तो अगर ये पहला रजिस्टर 300 है, ये दूसरा मान लो 400 है, तो 300 400 सीधे सीधे 700 हो जाता है, पर ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ये एनालिटिकल एनालिसिस था इस पॉइंट में जो आपको ध्यान देना था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 13 है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या चीज। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या किया है कि एक बल्ब की डिजाइन कर रखी है। डिजाइन का मतलब है कि उसकी रेटिंग क्या है, उस बल्ब की इन्होंने रेटिंग लिखी है और उस बल्ब को इन्होंने हाउस होल्ड सप्लाई किस हिसाब से दे रखी है वो भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। देखिए मेरे पास इन्होंने कहा कि एक अल्टरनेटिंग सोर्स है और इस सोर्स को जो सप्लाई कर रहे हैं वो 220 वोल्ट, हम इसको RMS वैल्यू इसकी हम सप्लाई कर रहे हैं इससे। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इन्होंने 50 हर्ट्ज बोल दी। जैसे इंडिया और यूके में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 होती है। अब जो बल्ब हमने डिजाइन किया था, एक्चुअल में जो बल्ब होता है उसको हम एज ए रेजिस्टेंस ही कंसीडर करते हैं। तो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ये रजिस्टर है और इसकी जो रेटिंग है वो 55 तो वाट लिखा है इन्होंने और 220 वोल्ट है। मैं एक बार देख लेता हूँ, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट नहीं है, इनका रेटिंग है 110 वोल्ट। जिसका मतलब समझ लीजिए इन्होंने कहा ये है सर्किट के अंदर कि अगर ये 110 वोल्ट अप्लाई कर दिया जाता है तो ये 55 वोल्ट देता है। इन्होंने कहा कि हमने एक इंडक्टर इसके सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। इनका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि ये 55 वाट ही हीट अभी भी प्रोवाइड, सिर्फ 55 वाट ही करे। तो यहाँ पे एल का वैल्यू ऐसा क्या कंसीडर करें कि मेरे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आए वो इसके लिए जो पावर डिसिपेट करे वो 55 करनी चाहिए। ओके, मैं मान लेता हूं ये 55 कर रहा है, तो आप खुद सोच के देखिए अगर ये 55 कर रहा है तो सर्किट में करंट कितना होगा जी। P मुझे पता है, इसका मुझे V पता है, तो मैं I निकाल सकता हूं। तो I देखो अप्रोच सबसे पहले तो P, क्योंकि ये सिंपल सा फॉर्मूला P बराबर V इंटू I, क्योंकि रजिस्टर के केस में तो ये लगेगा, ये 110 है तो आप खुद देखिए ये मेरे पास कितनी बार चला गया, मेरे पास 55 है 5 बार, ये 1 0, तो ये मेरे पास आधा एम्पियर इसमें करंट आ रहा है। और क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू RMS दे रखी है तो ये फिर करंट भी कैसा आएगा, RMS ही आएगा। ओके, तो RMS करंट की जो वैल्यू है मेरे पास वो 1/2 एम्पियर आ गई। इसका मतलब इस वाले में भी जो करंट बहेगा वो तो सेम ही फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज सेम in each and every element, so that the net value flow in the circuit for current is 1/2 ampere in the form of RMS value
Now we will find out the voltage. In the last चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था कि इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज का सिंपल एल्जेब्रिक सम इसके बराबर होता है। पर यही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज का सिस्टम है एडिंग का, वो सिस्टम भी हमारे पास फेजर के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर मैं इसको देखता हूं कि VL प्लस VR का स्क्वायर करने से मेरे पास इन दोनों का फेजर एडिशन मेरे पास 220 आना चाहिए। मैं जानता हूं ये 110 है, तो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि 220 का स्क्वायर बराबर 110 का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो ये मेरे पास 48400 माइनस का इधर ले आता हूं 121 11 का 121 00 इक्वल टू VL का स्क्वायर हो गया। तो 00 हो गया, ये मेरे पास 3 हो गया, और ये मेरे पास 3 के बाद ये मेरे पास हो गया 6, और ये मेरे पास 3 हो गया। दिस इज इक्वल टू VL का स्क्वायर। यहां से शून्य आ गई, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 19 होगा। वैसे मैं जानता हूं, तो किसी को कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि 19 का स्क्वायर 361 होता है, उससे जरा सा ज्यादा है, तो आप कुछ पॉइंट वगैरह कुछ और ले सकते हैं। मैं इसे लगभग 19 ले रहा हूँ। वैसे ये होना तो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, क्योंकि 0 से तो 10 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, पर मैं जरा सा इसमें ज्यादा ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे पास 190 वोल्ट आना चाहिए इसके अबाउट। अब मैं ये जानता हूं कि जो VL आएगा वो I इंटू XL ही आएगा। अब I तो 1/2 है, XL क्या होता है ओमेगा इंटू L। तो मेरे पास 1/2 ओमेगा देखिए कितना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 50। L मुझे पता नहीं, ये मुझे पता है 190 है। तो आप खुद देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास 50 है, तो इसकी 0 ये खा गया। अब बचा कितना है मेरे पास 19/5 इंटू 3.14। दिस इज इक्वल टू L। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, तो मैं इसको देखो लिखता हूं, तो ये मेरे पास आ गया देखो 0, और ये हो गया 5 और 2 7, और ये हो गया मेरे पास 15, तो 15.70, और ये हो गया 19 इज इक्वल टू L। आप इसके पॉइंट को उठाके यहाँ पे लगा दीजिए, तो सबसे पहले तो भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए 900/1570, तो ये 30, ये 0 बच गया, ये मेरे पास 3 बच गया, 8 में 5 गया तो 3 बच गया, 330 है। इसमें 0 लगा दिया तो 15 दूनी 30, लगभग 2 बार भाग जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.2 एम्पियर। अगर आपको इससे ज्यादा फाइंड आउट करना है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंपल सा कैलकुलेशन का पार्ट था। तो देखिए मेरे पास 2 यहाँ पे बेसिकली एक कंसेप्ट तो ये लगा रहा हूँ, दूसरा कंसेप्ट ये लगा रहा हूँ कि जैसे हम डायरेक्ट करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और आगामी चैप्टर में जब ये अल्टरनेटिंग सोर्स नहीं था, तब इसका और इसका वोल्टेज इसके इक्वल लिखते थे, जो वहां का कंसेप्ट था। अल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज का एडिशन होगा वो मेरे पास फेजर के अकॉर्डिंग होगा, फेजर के अकॉर्डिंग होगा, ये मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। अगर आप इसका एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ वोल्टेज का जो एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू फेजर के वेक्टर एडिशन नियम के अनुसार होगा, नहीं कि आपके जो मन में आ रहा है वैसे आप पहले की तरह करेंगे तो आंसर ये गलत बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एससी वर्मा का, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास था 13। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में वही सेम चीज ध्यान में देखनी है। सबसे पहले गिवन क्या है, क्या हमें फाइंड आउट कर रहा है, फिर ये देखना है कि कोई ऐसा रिलेशन जो इन दोनों में साठ-गांठ करवा सकता है, इन दोनों में सेटिंग करवा सकता है, इन दोनों में कनेक्शन फिट करवा सकता है, इन दोनों में रिश्ता करवा सकता है। उस रिश्ते की बुनियाद क्या है और उस रिश्ते को फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो दिमाग में जरा सा आपके दिमाग में पहले से अप्रोच आ जानी चाहिए। उसके बाद तो जस्ट एक्शन लेना है, सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 14 है। देखिए इन्होंने एलसीआर सर्किट दे रखा है, तो एलसीआर सर्किट दे रखा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है, और इन्होंने इसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। मैं एक स्विच का भी सहारा ले लेता हूँ, स्विच के बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं है। ये मेरे पास 300 ओम दे रखा है। इन्होंने कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो 20 माइक्रोफेरेड के लिए बोला है। इसके बाद उन्होंने इसका एल की वैल्यू 1 हेनरी के लिए बोला है। इन्होंने बोला है कि जो इसका आरएमएस वैल्यू है वो इन्होंने 50 वोल्ट बोला है। फ्रीक्वेंसी की बात की है इन्होंने 50/पाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इन्होंने बात कर दी है। सबसे पहले इन्होंने आरएमएस करंट की पूछा है। इसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जिसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने आरएमएस करंट पूछा है।
अब सो सिंपल बात है कि अगर ये आरएमएस है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी आरएमएस अपॉन में जेड। अब सवाल एक क्वेश्चन ये है कि वी आरएमएस तो मेरे पास 50 वोल्ट दे रखा है, वो भी ऐसे सिस्टम में वोल्ट में दे रखा है, तो अब आपके पास जेड आना चाहिए। जेड के लिए आप जानते हो, अलग से मैं लिख देता हूं इधर से कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है। तो इसके लिए एक्स एल कितना है, वो मेरे पास ओमेगा एल बराबर एक्स एल बराबर 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई एफ। तो एफ कितना है 50 अपॉन पाई इंटू एल बोलो कितना है, एल इन्होंने कितना दे रखा है 1। तो ये मेरे पास आ गया 100। दूसरा मेरे पास देख रहा हूँ एक्स सी वो होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर मेरे पास एक्स ऑफ सी दिस इज इक्वल टू मेरे पास 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिखूंगा 2 पाई इंटू एफ। एफ कितना है 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई इंटू सी। सी बताइए कितना है, सी की वैल्यू आप देख सकते हैं, सी का वैल्यू कहां पे है, सी का वैल्यू आप देख सकते हैं, सी का वैल्यू ये रहा 20। तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस 6। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये मेरे पास 100 हो गया और ये 0, तो मेरे पास 1000 हो गया। 1000 को 6 शून्य से काटूंगा तो 1000 बच जाएगा, 2 काटूंगा तो मेरे पास 500 ओम आ गया। अब इसमें 500 माइनस 500 तो 400 स्क्वायर है, तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर बराबर ये मेरे पास 500 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे ये कैंसिल होके मेरे पास 1/10 एम्पियर मेरे पास आरएमएस करंट की वैल्यू आ रही है। तो सो सिंपल आप यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर ये 500 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको सोल्व कर लिया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस, इन्होंने कहा कि इसके अबाउट पोटेंशियल कितना होगा। अगर मैं इसके अबाउट V1 ले लूं, इसके अबाउट मैं V2 ले लूं और इसके अबाउट अगर मैं V3 ले लेता हूं, तो इनकी वैल्यू बतानी है आपको। V1 की वैल्यू आपको बतानी है, V2 की वैल्यू आपको बतानी है और V3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो सो सिंपल, V1 वैल्यू है I इंटू आर, आरएमएस वैल्यू हमसे पूछिए ये, तो आरएमएस वैल्यू हम काट रहे हैं, आरएमएस में 1/10, आर की वैल्यू कितनी देखिए 300, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये 30 वोल्ट मेरे पास होगा। दूसरा मेरे पास है वोल्टेज V2, V2 है कैपेसिटर के अबाउट, तो I इंटू एक्स इंटू सी, तो I 1/10 है, एक्स सी मेरे पास देखो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, ये है मेरे पास 500, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास 50 वोल्ट आ रहा है। फिर मेरे पास ये आरएमएस वैल्यू आ रही है V3, जो कि वैल्यू मेरे पास किसके अक्रॉस है, इंडक्टर के I इंटू एक्स एल, तो 1/10 इंटू में मेरे पास कितना है 100, तो ये मेरे पास आ रहा है 10 वोल्ट। अब आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में भी एक इंडिकेशन किया है वर्मा सर ने, इन्होंने ये कहा है कि अगर देखिए अगर यहाँ 30 वोल्ट, यहाँ 50 वोल्ट और यहाँ 10 वोल्ट है, आप इसका एडिशन कर लीजिए, एडिशन करेंगे तो टोटल 90 वोल्ट हो गया, जबकि यहाँ पे अप्लाइड कितना है 50। अभी तक हमने डीसी सोर्स में क्या पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जब बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे लगाया था तो बैटरी का वोल्टेज अप करता है तो सर्किट में ये तीनों मिलकर उसको डाउन कर देंगे। अगर 3 रेजिस्टेंस लगे तो तीनों डाउन कर देंगे, यानी इसका रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 के वोल्टेज के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। अब देखो यहाँ अगर ऐसे देखेंगे तो 90 हो गया। उसका कारण ये है, आपको समझना है कि ये मेरे पास डीसी यानी बैटरी और सेल वाली बात नहीं है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, और अल्टरनेटिंग सोर्स में जो वोल्टेज का हिसाब किताब होगा वो फेजर के अकॉर्डिंग होगा, वो सामान्य एल्जेब्रिक सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 50, तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट फेज में तो ये 40 बचेगा, और 30 और 40 को फेजर के वेक्टर एडिशन से करेंगे तो वो 50 ही आएगा, और ये 50 ही यहाँ पे है। यानी अल्टरनेटिंग करंट में चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट, चाहे वोल्टेज हो, चाहे मेरे पास इंपेडेंस की वैल्यू हो, चाहे वो रिएक्टिव इंपेडेंस हो, चाहे मेरे पास रेजिस्टिव इंपेडेंस हो, उस वाले केस में मैं यहाँ पर वेक्टर फेजर के वेक्टर एडिशन के लॉ को ही फॉलो करूंगा। यही मेरे पास इस क्वेश्चन में मैथमेटिकल एनालिसिस है जो सीखने वाला है। यहाँ पर ये एक सिंपल पार्ट है जो एक जनरल रूटीन फॉर्मूला है, यहाँ पे ये भी एक जनरल रूटीन फॉर्मूला है, ये भी एक जो तीनों के लिए लगाते हैं जनरल रूटीन फॉर्मूला है। इसका अगर आप लेवल मुझसे पूछना चाहते हो तो ये मेरे को एवरेज, इजी तो नहीं कहूंगा, इसे मैं एवरेज लेवल कहूंगा। एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये जेई मेन टाइप का क्वेश्चन है, ये मेरे पास नीट लेवल का क्वेश्चन है, और मैं इसको बिट सेट का लेवल भी दे रहा हूँ।
क्योंकि बिट सेट में तो ये अपर लेवल का है, बिट सेट के हिसाब से अपर लेवल का है, नीट के हिसाब से ये कैलकुलेशन वाइज काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। इतना डेटा नहीं पूछा, कोई एक ही पार्ट पूछेगा, अगर इतना ही पूछता है तो भी नीट में आ जाएगा, कंसीडर हो जाएगा। इनमें से कोई पार्ट पूछता है तो भी नीट में कंसीडर हो जाएगा। लेकिन एडवांस में तो मैं इसे नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये सारा का सारा सिंपल बेसिस है। अगर ऐसा पूछता भी है तो ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है कि उन्होंने इस तरह सा सिंपल सा एवरेज क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर में 16 में आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या डेटा गिवन है आप उसको एक बार देख लीजिए। मेरे पास L की वैल्यू दे रखी है दो, जो कि 2 हेनरी मेरे पास वैल्यू है। इन्होंने कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 18 माइक्रोफेरेड मेरे पास इन्होंने दे रखी है। इन्होंने एक रेजिस्टेंस की बात की है जिसका वैल्यू 10 किलो ओम है, और इन सबको इन्होंने एसी सोर्स की हेल्प से सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और जो मेरे पास सोर्स है उसका आरएमएस वैल्यू 20 वोल्ट है, और परंतु उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए एट दैट फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज मैक्सिमम। करंट क्या हो मेरे पास मैक्सिमम। सेकंड क्वेश्चन पूछा कि जहां करंट मैक्सिमम हो वो करंट भी आपको बताना है। ये दो चीज हमसे फाइंड आउट करनी है। अब अप्रोच वाला पॉइंट ये है कि जब भी अल्टरनेटिंग सोर्स हो, जब भी मेरे पास अल्टरनेटिंग सोर्स हो और करंट को मैक्सिमम कहे, इसका मतलब आपकी दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि करंट के मैक्सिमम होने का मतलब है रेजिस्टेंस मिनिमम रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो करंट का V/JD आपको लगाना पड़ेगा। और ये कम से कम, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा है तो ये कम से कम R तो होना ही पड़ेगा। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपको अगर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो फ्रीक्वेंसी तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। हालांकि क्वेश्चन में इस बात को अगर पहले से इंडिकेट कर देता कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताओ तो फिर क्वेश्चन में कुछ खास मतलब नहीं रहता, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला। परंतु ये अपना IQ काम में लगा के हमको बोलना था कि इसमें वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी कि ओमेगा r बराबर 2 पाई f r दिस इक्वल टू रूट ऑफ L इंटू सी। तो 1/√L इंटू सी। L की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू 18 इंटू 10 की पावर -6 दे रखी है। इसको लूंगा तो 10 की पावर -3 ऊपर लेके जाऊंगा तो 1000। नीचे मेरे पास ये कितना है 36 को बाहर निकालूंगा तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा। और क्योंकि ये मेरे पास FR अगर आपको पूछना है तो ये चीज डिवाइड करनी पड़ेगी, तो ये मेरे पास 2 पाई हो गया। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये मेरे पास 500 आ गया। अगर आप इसको सोल्व करेंगे आगे तो 500 अपॉन इसको 3.14 लिखूंगा तो ये तो हो गया 24, ये हो गया 6 और 2 8, और ये मेरे पास कितना हो गया 18। तो मेरे पास अगर कैलकुलेशन करके देखोगे आप इसको तो ये 2 डिजिट 2 शून्य इधर आ जाएगी। तो आप इसको देखिए ध्यान से, ये 2 डिजिट को 2 डिजिट से करके देखिए तो ये आपको दिखेगा कि ये पहले तो 2 बार पूरा जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये मेरे पास 3 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 54 हो जाएगा। तो मैं इसमें 5000 लेता हूँ। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई, आप अपना तरीका भी लगा सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 और 1 17 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। तो मेरे पास ये कितना बचेगा 2, ये बचेगा 3, और ये बचेगा मेरे पास 2, और ये मेरे पास बचेगा 1, 1232। अब मैं इसमें एक शून्य आगे और गिवन है, अगर मैं उसको ऐड करता हूं तो ये मेरे पास 123, और ये मेरे पास कितना बच रहा है 18। तो ये 6 बार भाग जा सकता है, 7 बार नहीं जाएगा। तो अगर ये 6 बार इस तरह से आंसर आ गया तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी आप इसको एग्जैक्ट देख सकते हैं, ये 26 के आसपास आएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में ये 27 ही दे 26 नहीं 27 दे रखा है। तो इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये मेरे पास 28 हो गया, और ये मेरे पास 56 और 2 58 हो गया, और ये मेरे पास देखिए 56 और 5 61 हो गया 6, और ये 7 और 6 13 हो गया। यानी मैंने खुद ने कहा था कि ये वाली वैल्यू 6 बार जाके कुछ 9 इस तरीके से कोई टर्म आएगी, 9 या 8 आएगी यहाँ पे। इसको इन्होंने अप्रोक्सीमेटली इन्होंने इसको लिख दिया है 27 हर्ट्ज। ऐसी बनवानी से 27 लिख रखा है। यहाँ पे भी डिफरेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 27 हर्ट्ज देख सकते हैं, जो कि मेरे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी होगी। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आई मैक्सिमम पूछा है, क्योंकि आई मैक्सिमम क्या होगा, V। अगर मैं मैक्सिमम करंट पूछता हूँ, मेरे पास मैक्सिमम करंट पूछा है और उसकी आरएमएस वैल्यू पूछी है, या फिर इन्होंने व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वैल्यू मैक्सिमम करंट। तो देखिए मैक्सिमम जो करंट होगा उसको आप लिख लीजिए, वोल्टेज कितना है बताइए, वोल्टेज आरएमएस कितना है 20, और मेरे पास जो रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस कितना है, वो मेरे पास है 10 किलो ओम। 0 से 0 चला गया, 2 मिली एम्पियर मेरे पास जो करंट होगा, ये करंट की आरएमएस वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, पर कौन सी किसकी फॉर्म में, आरएमएस वैल्यू के रूप में, वो मेरे पास 2 मिली एम्पियर वैल्यू मेरे पास होगी, जो कि करंट की मेरे पास वैल्यू होगी, वो 2 मिली एम्पियर होगी। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है आप देख लीजिए। मेरे पास एक इंडक्टर कोइल है और मेरे पास एक कैपेसिटर भी है और मेरे पास एक एसी सोर्स दे रखा है। अच्छा जी, इन्होंने मेरे पास एक तो इंडक्टिव कोइल दे रखी है, इन्होंने एक कैपेसिटर दे रखा है, एक उन्होंने अप्लाइड एसी सोर्स की बात भी इन्होंने की है। इन्होंने इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू इन्होंने दे रखा है, देख लीजिए चेक कर लीजिए। नहीं, इसका वैल्यू तो नहीं दे रखा है, इन्होंने इसको 24 वोल्ट दे रखा है, और इन्होंने करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, आई मैक्सिमम है, वो 6 वोल्ट दे रखा है। इसका मतलब है VRMS 6 वोल्ट का मतलब है कि इन्होंने 24/R दे रखा है। भाई आई मैक्सिमम का मतलब है कि यहाँ पे Z की वैल्यू R के इक्वल होगी, यानी यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन दोनों की रिएक्टेंस गायब होगी तो R आएगा कहां से? R हो सकता है या तो रजिस्टर कनेक्ट हो, पर ऐसा इसने बोला नहीं। इसका मतलब जिस वायर से भी ये मेरे पास इंडक्टिव कोइल बनी है, उस वायर का चाहे रेजिस्टेंस कम हो, इट इज पॉसिबल कि उसका रेजिस्टेंस कम हो, पर यह बात क्लियर है कि उसका रेजिस्टेंस है, ये बात क्लियर है कि उसका रेजिस्टेंस है। और अगर उसका रेजिस्टेंस है तो उसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ डिवाइड करने से मेरे पास मैक्सिमम आ रहा है, और यहाँ से सोल्व करने से मुझे पता चल रहा है R की वैल्यू 4 ओम आ रही है। सेकंड में इन्होंने क्या कहा है, सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि इस इंडक्टिव कोइल को जिसका मतलब इसके अंदर पहले से रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी है, इसको एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। बैटरी का इन्होंने वोल्टेज दे रखा है वो 12 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी डीसी करंट होता है और उसके लिए तो कोई आरएमएस पीक एवरेज कुछ नहीं होता, वो फिक्स होता है। 12 का मतलब 12 है। इन्होंने कहा इस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो हमारा यहाँ 4 ओम है, क्योंकि हमें ये करंट डीसी के लिए पूछा है, तो डीसी के अंदर ये वाला तो एज ए वायर हो जाएगा, और अगर ये वायर हो जाता रहेगा तो इसका इफेक्टिव, क्योंकि ये आइडियल तो है नहीं, ये एक रियल है और रियल का रेजिस्टेंस 4 है, तो 4 और 4 किसमें है, सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो मेरे पास टोटल हो गया 8, तो करंट क्या होगा V/R इफेक्टिव, तो मेरे पास ये हो गया 12/8 यानी 1.5 एम्पियर मेरे पास इस सर्किट में करंट हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा है। तो व्हाट विल बी द करंट, तो यही पूछा है करंट। अब ये आरएमएस वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये डीसी है, और डीसी में ना आरएमएस बोलते हैं अलग से डिफाइन करते हैं, ना पीक डिफाइन करते हैं, ना इंस्टेंटेनियस करते हैं। तो जो सर्किट में वो फिक्स है, डायरेक्ट है, वो कम है ना ज्यादा है, क्योंकि उसमें अगर कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, जैसे मान लो 1.5 है, तो इसका आरएमएस भी 1.5 ही होगा, इसका एवरेज भी 1.5 होगा, इसका किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू भी 1.5 होगा। इसलिए हम सिर्फ सिंपल करंट को ही डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम चले जाते हैं। इसमें देखते हैं तो एनालिसिस वाला पॉइंट बता देता हूँ। एक तो ये दिमाग लगाना था कि इसमें कुछ न कुछ रजिस्टिव पार्ट होगा, जो कि मैं पकड़ना था। वो ऐसे था कि अगर ये दो ही दे रखे हैं तो ये इनका रेजिस्टेंस तो कैंसिलेशन हो गया रेजोनेंस के समय, तो फिर ये करंट आया कैसे? अगर इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं तो इनफाइनाइट करंट आना चाहिए था, इनफाइनाइट करंट नहीं है। इसका मतलब जो इसमें कुछ ना कुछ इसमें जो करंट था, उस करंट की वजह से जो मेरे पास करंट था 6 एम्पियर, जो करंट था मेरे पास 6 एम्पियर, इसका मतलब V/R से आया है। इसका मतलब इसमें ये आइडियल इंडक्टिव कोइल नहीं है, ये एक रियल इंडक्टिव कोइल है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा ही हो पर रेजिस्टेंस जरूर है। फिर हमने इसको डीसी से किया। ये वाला पार्ट वेरी वेरी सिंपल है। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में
क्लिक कर लेते हैं तो ये अच्छा है। अगर आप इसकी लेवल की बात करते हो तो ये तो मुझे जेई मेन के हिसाब से ठीक ट्यूशन लग रहा है, नीट के हिसाब से भी ये ठीक ट्यूशन है। अगर आप इसको बिटसेट के हिसाब से देखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसको जेई एडवांस के अंदर अगर कोई इस ट्यूशन को डाल देता है, इस तरह की ट्यूशन को, सिमिलर को, तो ये मुझे उसके अंदर वेरी सिंपल कैटेगरी का लगता है। इसमें मैं इन तीनों के अंदर, इसमें मैं एवरेज कहूंगा, इन दोनों के लिए मैं इसको अच्छा ट्यूशन बोलूंगा कि इन दोनों एग्जाम के लिए काफी अच्छा ट्यूशन है।